हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरा मेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं ईसीजी और ईसीजी के अंदर हमने बहुत से टॉपिक क्लियर भी कर लिए हैं। और हमने जो बंडल ब्रांच है उसका एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। आज हम उसी का दूसरा टॉपिक, कौन सा? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। टॉपिक अलग है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम कौन सा पढ़ेंगे? देखो, जब हमने देखा था कि जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम है वो कैसे चलता है, पहले ऐसे नोड से ए बी नोड, और ए बी नोड से नीचे चले कौन सा आ गया? बंडल ऑफ हिंज। और बंडल ऑफ से हिंज से नीचे चलते ही यह क्या होता है? दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइडेड हो जाता है? दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। जो दो भाग है, इसका जो राइट वाला हिस्सा है वो क्या करता है? जो राइट साइड का वेंट्रिकल है उसको क्या करता है? इंपल्सेस प्रोवाइड करवाता है, इंपल्सेस देता है। तो इसको क्या बोलते हैं? राइट बंडल ब्रांच। और जो लेफ्ट साइड की तरफ जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच क्या करता है? राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसके पुर्किंजे फाइबर को इंपल्सेस देने का कार्य करता है। इंपल्सेस कहां से लेता है? बंडल ऑफ हिंज से लेता है और देता किसको है? पुर्किंजे फाइबर को। लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या करता है? बंडल ऑफ हिंज से इंपल्सेस को लेके लेफ्ट साइड का जो पुर्किंजे फाइबर है उनको क्या देता है? इंपल्सेस देने का कार्य करता है। वैसे हम बात करें कि लेफ्ट साइड वाले बंडल ब्रांच की, लेफ्ट साइड वाला बंडल ब्रांच आगे जाके फर्दर दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है। कौन कौन से? पोस्टीरियर वेसिकल और एंटीरियर वेसिकल। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच डायरेक्ट पुर्किंजे फाइबर को इंपल्सेज ना देके किसको देता है? पोस्टीरियर फेसिकल और एंटीरियर फेसिकल। ये क्या होते हैं? ये लेफ्ट बंडल ब्रांच के ही दो पार्ट होते हैं। ये आगे जाके लेफ्ट बंडल ब्रांच किस में डिवाइडेड हो जाती है? दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। जो पोस्टीरियर फेसिकल होता है वह क्या करता है? लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उसके पोस्टीरियर वाल को यानी पीछे की दीवार को और इंफीरियर वाल को यानी नीचे की दीवार को इंपल्सेस देने का कार्य करती है। ये जो फेसिकल वाला पार्ट है, कौन सा? पोस्टीरियर वाला, वह जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पीछे की दीवार में जितने भी पुर्किंजे फाइबर है उनको इंपल्सेस देगा। और इंफीरियर वॉल के अंदर, नीचे की दीवार के अंदर जितने पुर्किंजे फाइबर है उनको भी इंपल्सेस देने का कार्य करता है। और एंटीरियर जो फेसिकल है ये क्या करता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके सामने वाली फ्रंट वाली एंटीरियर वाली जो वाल है उसको इंपल्सेस देने का कार्य करता है। और सुपीरियर जो वेंट्रिकल की वाल है उसको इंपल्सेस देने का कार्य करता है। अर्थात हम सिंपल भाषा में समझे तो दोनों मिलकर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के कंप्लीट पुर्किंजे फाइबर है उनको इंपल्सेस देने का कार्य करता है, ताकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आसानी से क्या हो सके? डीपोलराइज हो सके। और जो राइट वेंट्रिकल है उसके लिए सिंगल ब्रांच होती है, परंतु लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके लिए डबल ब्रांच होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसका मेन पंपिंग ऑर्गन कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल भी थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको अधिक एफर्ट लगाना होता है ताकि वह अधिक प्रेशर के साथ हमारे जो पंप किया हुआ ब्लड है उसको कंप्लीट बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचा सके। इसलिए इसके दो ब्रांच होते हैं, ताकि एक ब्रांच अगर ब्लॉकेज भी हो जाए तो भी हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली क्या कर सके? वर्क कर सके और उसके अंदर उसकी वर्किंग के अंदर कमी ना आए और उसके वर्किंग के अंदर प्रॉब्लम ना हो सके। क्योंकि कंप्लीट जो बॉडी के सेल्स और टिश्यू है उनको जीवित रहने के लिए लगातार किसकी आवश्यकता होती है? ब्लड की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड क्या प्रोवाइड करवाता है? उनको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अर्थात जो मेन ब्रांच है लेफ्ट साइड की, जो मेन ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है उसके अंदर क्या आ जाएगा? ब्लॉकेज आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो ईसीजी का पेड कोर्स मिल रहा है वैसे ईसीजी का यूट्यूब पे या कहीं पर भी फ्री कोर्स अवेलेबल नहीं होता है, परंतु फिर भी हमारी जो प्लेटफॉर्म है श्याम पैरा मेडिकल क्लासेस आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। तो इस फ्री कोर्स का या इस फ्री क्लासेज का आपके दोस्तों को भी
पूरा पूरा लाभ मिल सके, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अच्छा, हम हार्ट के माध्यम से देखें, डायग्राम के माध्यम से देखें, ये ऐसे नोड हो गया, ये ए बी नोड हो गया, ये बंडल ऑफ हिंज हो गया, फिर ये राइट साइड तरफ और ये लेफ्ट साइड की तरफ। हम मेन ब्रांच को पढ़ रहे हैं इसलिए दो भागों में डिवाइडेड नहीं कर रहा हूं। अच्छा, जो मेन ब्रांच है वह क्या करेगी? लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको कंडक्ट करवाने के लिए इंपल्सेस प्रोवाइड करवाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल के पुरकिंजे फाइबर को। अब इस कंडीशन में कौन सी में? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक कंडीशन में क्या होगा? जो लेफ्ट साइड की मेन ब्रांच है उसके अंदर क्या आ जाएगा? ब्लॉकेज आ जाएगा। अगर उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाएगा तो इंपल्सेज क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड में जो इंपल्सेज जा रही थी या तो वो डिले हो जाएगी। डिले का मतलब क्या होता है? लेट हो जाएगी। या तो वो डिले हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा यानी रुकावट। अगर या तो वो इंटरप्टेड हो जाती है या फिर डिले हो जाती है, जिससे क्या होगा? लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है उसके डीपोलराइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? वह लेट डीपोलराइजेशन होगा। अच्छा, जब डीपोलराइजेशन हो रहा है उसका कौन सी कंडीशन में? जब लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या हो रहा है? इंटरप्टेड हो रहा है, अर्थात बिल्कुल ब्लॉकेज हो रहा है, उस कंडीशन में भी उसका क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो हम इसकी कार्यविधि को समझते हैं कि जिस कंडीशन में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो रहा है उस कंडीशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वह किस कारण से डीपोलराइज हो रहा है, उसका डीपोलराइजेशन किस कारण से हो रहा है। तो क्यों होता है इसका डीपोलराइजेशन? क्योंकि इस कंडीशन में जो राइट साइड की जो बंडल ब्रांच है वह कंप्लीट राइट साइड के वेंट्रिकल को क्या करती है? डीपोलराइज करती है। अच्छा, जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो डीपोलराइज होगा तो उसकी जो लेयर होगी, जो दीवार होगी, वो किसके अटैच में? लेफ्ट वेंट्रिकल के अटैच में। तो उस राइट साइड के वेंट्रिकल से इंपल्सेस किधर की साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएंगे। इसका कंडक्शन कौन करवाएगा? इसका कंडक्शन वेंट्रिकल की जो सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स या और कोई सेल्स जिसके अंदर क्या जा रहा है? कंडक्शन जा रहा है, इंपल्सेस जा रही है, वो क्या करती है? सेल टू सेल इंपल्सेज का ट्रेवल करवाती है, सेल टू सेल कंडक्ट करवाती है इंपल्सेज को। तो क्या होता है? पहले पूरा जो राइट वेंट्रिकल होगा क्या हो जाता है? डीपोलराइज हो जाता है और फिर इसकी सेल से इंपल्सेज किधर जाती है? लेफ्ट साइड जाती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करती है? डीपोलराइज करती है। इसलिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो जाएगा उस कंडीशन में लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो डीपोलराइज तो होगा, पर क्या कैसे होगा? लेट डीपोलराइजेशन होगा, अर्थात उसका धीरे डीपोलराइजेशन होगा, डिले डीपोलराइजेशन होगा। तो ये क्या थी? इसके मैकेनिज्म थी। कब? जब लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या हो जाता है? ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो जाएगा तो ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? ईसीजी के अंदर सबसे पहले हम देखें एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन किसको बोलते हैं? जो कंप्लीट हार्ट है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो उसका जो वेक्टर डायरेक्शन होता है, वेक्टर डायरेक्शन का मतलब होता है जो कंप्लीट हार्ट से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर डायरेक्शन। अर्थात सभी जो डायरेक्शन होगी इंपल्सेज की उनका एक वेक्टर निकालेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? वेक्टर डायरेक्शन। और उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस डेविएशन। उसी से हम क्या याद करते हैं? एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन के अंदर हमने देखा था कि 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं। 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं जिसके अंदर कौन कौन सा था? एक तो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। नॉर्मल एक्सिस डेविएशन कहां से कहां तक देखने को मिलता है? -30 डिग्री टू प्लस के 90 डिग्री तक। ठीक है ना? फिर होता है कौन सा? राइट एक्सिस डेविएशन। राइट एक्सिस डेविएशन कहां से कहां तक देखने को मिलता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। तीसरा है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहां से कहां तक देखने को मिलता है? -30 डिग्री टू -90 डिग्री तक। और ये लास्ट में क्वाड्रेंट बच रहा है, ये कौन सा है? एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन ये कहां से कहां तक है? -90 डिग्री टू 180 डिग्री तक। तो जब नॉर्मल कंडक्शन होता है, जब नॉर्मल कंडक्शन होता है तो डायरेक्शन कैसी होती है? ऐसे नोड से
नीचे की तरफ होती है इंपल्सेज की। कंप्लीट जो इंपल्सेज होता है उसकी वेक्टर डायरेक्शन कैसे होती है, ऊपर से नीचे की तरफ और हल्का सा राइट साइड में, अर्थात ये वाला कोऑर्डिनेट देखने को मिलता है। तब कौन सी एक्सिस डेविएशन होता है, नॉर्मल एक्सिस डेविएशन होता है। पर जब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तब मेजर डायरेक्शन देखे अगर हम इंपल्सेज की तो कैसे जाती हुई दिखाई देती है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, अर्थात देखे तो इस तरीके से जाती हुई दिखाई देती है। तो कौन सा एक्सिस डेविएशन आ जाएगा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ जाएगा। अर्थात जब कंडीशन कौन सी आ जाएगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच की आ जाएगी, तब कौन सा एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहां से कहां तक, -30 डिग्री टू -90 डिग्री तक। तो ईसीजी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, ईसीजी के अंदर एक्सिस डेविएशन किससे चेक करते हैं हम, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की अगर हम स्टडी करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि अगर इसका एक्सिस डेविएशन ज्ञात करते हैं तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन ज्ञात होता है। उसके अलावा और हम क्या देख सकते हैं, अगर कंप्लीट ब्लॉकेज देखने को मिलता है तो कंप्लीट ब्लॉकेज के कारण से इंपल्सेस ज्यादा ही डिले हो जाते हैं और ज्यादा डिले हो जाएंगे तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखाई देगा, वाइड दिखाई देगा। और अगर इनकम्प्लीट ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है तब क्यूआरएस कैसा दिखाई देता है, नॉर्मल क्यूआरएस दिखाई देता है, अर्थात वाइड नहीं होता है। उसके अलावा भी क्यूआरएस के अंदर हमको और भी वेरिएशन देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो बेस्ट स्टडी के लिए हम कौन सी लीड के अंदर स्टडी करते हैं, V1 और V1 से V6 तक। V1 से V6 तक क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट चेंजेज है ईसीजी के वह किसमें देखने को मिलते हैं, प्रीकोस्टियल लीड। प्रीकोस्टियल लीड किसको बोलते हैं, चेस्ट लीड। तो चेस्ट लीड के अंदर ही हमको ये सारे ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम स्टडी करेंगे किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट बंडल ब्रांच की, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज की, तो किसमें करेंगे, ईसीजी चेस्ट लीड है उसके अंदर करेंगे। तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, V5 और V6 के अंदर। पहला कौन सा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा हम अगर बात करें V5 और V6 लीड के अंदर, तो इनके अंदर एम पैटर्न वाली हमको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकती है। और कैसे दिखाई देगी, वाइड दिखाई देगी। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो कैसी दिखाई दे सकती है, वाइड दिखाई दे सकती है। उसके अलावा जो आर पैटर्न है वो कैसा दिखाई देगा, एम पैटर्न दिखाई देगा, अर्थात जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है एम पैटर्न की दिखाई देगी। जिसके अंदर कैसे दिखाई देगा, आर एस आर पैटर्न। आर एस आर पैटर्न का मतलब होता है कि जो ईसीजी बनेगी उसके अंदर पी वेव बनेगी, फिर स्मॉल आर वेव बनेगी, अर्थात छोटी सी आर वेव बनेगी, फिर एस वेव बनेगी और फिर आर वेव बनेगी। ये आर एस आर पैटर्न हो गया। उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, आर आर पैटर्न, आर आर डैश पैटर्न। आर आर डैश पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्मल आर वेव दिखाई देती है और एक टोल आर वेव दिखाई देती है। एक नॉर्मल आर वेव दिखाई देगी और एक टोल आर वेव दिखाई देगी। इसको आर और इसको आर डैश दिखाई बोलेंगे। और क्या दिखाई दे सकता है, अब देखो दोनों कंडीशन के अंदर कौन से में, आर एस आर पैटर्न में और आर आर डैश पैटर्न में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है कैसा दिखाई दे रहा है, एम शेप का दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी आर एस आर डैश पैटर्न दिखाई दे सकता है। आर एस आर डैश पैटर्न, तो तीन तरीके पैटर्न दिखाई देंगे हमको ईसीजी के अंदर जो कैसे शो होंगे, एम शेप की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं। जिसके अंदर पहला हम देखें आर एस आर डैश, आर आर डैश, आर एस आर डैश। अच्छा ये क्यों दिखाई देते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमारा राइट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है तब आर वेव दिखाई देती है, फिर इसकी जो वॉल होती है वो डीपोलराइज होती है तो एस वेव दिखाई देती है, और फिर लास्ट में
लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है वो डिपोलराइज होता है तो वापस से आर वेव दिखाई देती है, इसलिए हमको आर आर डैश या आर एस आर या आर एस आर डैश की पैटर्न हमको दिखाई देता है किसके अंदर, ईसीजी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा ईसीजी के अंदर और क्या चेंजेस दिखाई दे सकते हैं? ईसीजी के अंदर जो क्यू वेव है सॉरी, ईसीजी के अंदर जो एस वेव है वह क्या जैसी कैसी दिखाई देती है? सलर्ड वेव दिखाई देती है। सलर्ड वेव का मतलब होता है यानी जो बननी चाहिए थी एस वेव, ऐसी वेव दिखाई नहीं देती है, हल्की सी वाइड होगी और इम्प्योर ब्लड होगी। कैसी होगी? इम्प्योर ब्लड होगी, अर्थात सॉरी इम्प्योर वेव होगी, अर्थात अच्छे से जो वेव बनने चाहिए, जो पैटर्न बनना चाहिए था, अब वो पैटर्न दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये हमको ईसीजी चेंजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के अंदर। कौन कौन सा दिखाई देगा? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन दिखाई देगा। V5 और V6 के अंदर आर एस आर आर डैश आर एस आर डैश पैटर्न दिखाई देगा, अर्थात एम शेप वाली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखाई देती है। उसके अलावा एस स्लैड वेव दिखाई देगी और जो इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल दिखाई देता है, और जो कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है उसके अंदर जो क्यूआरएस बनेगा वो कैसा बनेगा? वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्या थे इसके ईसीजी चेंजेस थे, कब? जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है। अब क्या देखते हैं हम? इसके कोजेज देखते हैं। कोजेज कौन कौन से दिखाई देते हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे कोजेज है किसको कोज करते हैं? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज को कोज करते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से ये समस्या देखने को मिल रही है, ये वाली डिजीज देखने को मिल रही है। इसके अंदर है पहला सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कौन सा है? सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? कंप्लीट जो हार्ट है उसकी मसल्स को ब्लड सप्लाई करवाती है। अगर मान लो सीवियर कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रही है, सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है दो या अधिक ब्रांचेज के अंदर ब्लॉकेज आ जाना। अगर ऐसी समस्या देखने को मिलती है, और कौन सी ब्रांचेज में? जो ब्रांचेज लेफ्ट बंडल ब्रांच को क्या करती हो? ब्लड सप्लाई करती हो। अगर उनके अंदर कोजेज देखने को मिलता है तो लेफ्ट बंडल ब्रांचेज को क्या नहीं मिल पाएगी? प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये क्या हो जाएगा? ब्लॉकेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कार्य नहीं कर पाएगा। उसके अलावा कौन हो सकता है? एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन का क्या मतलब होता है कि अभी रिसेंटली के अंदर अगर लेफ्ट बंडल जो ब्रांच है वहां की सेल्स क्या होना स्टार्ट कर दे, डेथ होना स्टार्ट कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो लेफ्ट बंडल है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांचेज है वो अपने कार्य से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, अर्थात अपना कार्य प्रॉपर नहीं कर पाती है। उसके अंदर वेरिएशन दिखाई देता है, इसलिए लेफ्ट बंडल ब्रांचेज ब्लॉकेज देखने को मिलता है, क्योंकि वहां की जो सेल्स होती है वहां वो क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और कार्य नहीं कर पाती है, इम्पल्सेज का कंडक्शन नहीं करवा पाती है। जो नीचे ट्रेवल करवाना था इम्पल्सेज का वो नहीं करवा पाएगी। तो जब एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन देखने को मिलेगा उस कंडीशन में क्या होगी? जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसकी सेल क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके सेल की मृत्यु हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इम्पल्सेज का ट्रेवल नहीं हो पाएगा और लेफ्ट बंडल के अंदर क्या देखने को मिलता है? ब्लॉकेज देखने को मिलता है। उसके अलावा और कौन कौन सा हो सकता है? कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है जो मायोकार्डियल मसल्स है वह क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। अगर मान लो जो मायोकार्डियल मसल्स है वो क्या हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। तो उसके अंदर ही कौन ट्रेवल करता है? कंडक्शन सिस्टम ट्रेवल करता है, और उसके अंदर ही कौन सा ब्रांच रहती है? लेफ्ट बंडल ब्रांच रहती है। तो अगर मान लो जो मायोकार्डियल लेयर है वो क्या हो रही है? हार्ड हो रही है, रिजिड हो रही है, कठोर हो रही है,
तो उस कारण से, घर्षण के कारण से क्या होगा, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वह क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा और अपने कार्य नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉकेज देखने को मिलता है। उसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए और इंजरी हो जाए, अगर ट्रॉमा या इंजरी हो रही है जिससे क्या हो रहा है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज, लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसके अंदर कोई ट्रॉमा या इंजरी हो रही है, तो फिर क्या होता है, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वह कार्य करना नहीं, बंद कर देती है, अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाती है, अर्थात लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिलता है। उसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है उसका कारण से भी जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिलता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण से क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है उस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, और थिक होने के कारण से जो आसपास की सेल होती है उन पर प्रेशर गिरता है, उस प्रेशर के कारण से भी ये सेल क्या होती है, इफेक्ट होती है। और दूसरा कारण क्या होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी एक्टिविटी अचानक से क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर अचानक से उसकी एक्टिविटी बढ़ सॉरी, अगर अचानक से उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उस कारण से भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो उसमें क्या आ जाता है, ब्लॉकेज आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। उसके अलावा और कौन सा हो सकता है, जो एरोटिक वाल्व है, एरोटिक वाल्व क्या क्या हो जाए, डिजीज हो जाए। एरोटिक वाल्व कौन सा होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा निकलती है, तो एरोटा निकलती है उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पे एक बैरियर लगा होता है, कपाट लगा होता है, एक दरवाजा लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व। वह दरवाजा क्या करता है, जब लेफ्ट एरोटा के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर देता है, ब्लड को पंप कर देता है, तो एरोटा से वापिस ब्लड किसमें ना आए, वेंट्रिकल में ना आए, इससे प्रिवेंट करता है कौन, एरोटिक वाल्व। अगर उस वाल्व के अंदर डिजीज हो जाए, डिजीज कौन कौन सी देखने को मिल सकती है, स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है और रीगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वाल्व पाया जा रहा है, कौन सा, एरोटिक वाल्व पाया जा रहा है, उसकी साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, और दूसरा उसकी जो वाल होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये वाल्व है ये प्रॉपर कार्य नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर जो ब्लड है उसको आउट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, और जो रिगर्जिटेशन है उसके अंदर, रिगर्जिटेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, रिसाव होना। अब रिसाव हो रहा है इसका मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है, पंप करने के बाद में ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा के अंदर। अब जब वापस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो एरोटा से ब्लड कहाँ रिश्ता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिश्ता है। क्यों रिश्ता है, क्योंकि जो एरोटिक वाल्व है उसकी जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, लचीली हो जाती है, वह अपना प्रॉपर कार्य नहीं कर पाती है, तो एरोटा से जो ब्लड है वह कहाँ रिसेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिसेगा। अगर उसका बैक फ्लो हो रहा है उस कंडीशन में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो चाहे स्टेनोसिस की कंडीशन हो या रिगर्जिटेशन की कंडीशन हो, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो दीवार पे एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिलता है, और अगर दीवार पे एक्स्ट्रा प्रेशर देखने को मिलेगा तो दीवार उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रेशर को सहन करने के लिए क्या करती है, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है। इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो सकता है। उसके अलावा और कौन कौन से कोजेज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा के अंदर जाएगा, और एरोटा का अंदर अगर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, कौन सा, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है, या तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन देखने को मिले या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन देखने को मिले, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर या तो प्रेशर इंक्रीज हो या एरोटा के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो।
अगर एरोटा के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज रहेगा तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ब्लड को पंप करने के लिए अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिस कारण से भी एक्स्ट्रा प्रेशर किसमें देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है। अगर ये दोनों कंडीशन देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी तो उस कंडीशन में कौन सी डिजीज देखने को मिल सकती है, लेफ्ट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है तो साइन सिम्टम कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। अरे जो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज है, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, डीपोलराइज होता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहा है तो हमको ऐसे मेजर कोई साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, परंतु फिर भी किसी किसी कंडीशन में, किसी पेशेंट में हम क्या देख सकते हैं, फैटिग देख सकते हैं। अर्थात कोई पेशेंट अगर थोड़ा सा भी काम करेगा तो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो ब्रांच से क्या हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है और प्रॉपर क्या नहीं मिल पा रहा है, इंपल्सेस नहीं मिल पा रही है। तो अगर पेशेंट थोड़ा सा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। फैटिग का मतलब क्या होता है, थकान। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। अगर मान लो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है तो अगर मान लो पेशेंट थोड़ा सा कार्य करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आउटपुट पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को अधिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज पहले से हो रखा है, अर्थात लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वहां पे इंपल्सेस पहले ही प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है और अब जो आउटपुट है ब्लड का वो भी बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, अर्थात सांस लेने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं, अगर मान लो ये किसी पेशेंट के अंदर लंबे समय तक ये समस्या देखने को मिलती है और उसके जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वह अधिक मात्रा में क्या हो रखा है, ब्लॉकेज हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, स्लो हार्ट रेट देख सकते हैं, स्लो हार्ट रेट देख सकते हैं। ये क्या है, उसके साइन सिम्टम है, क्योंकि इस कंडीशन में जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज होती है तो राइट बंडल ब्रांच है और राइट वेंट्रिकल है, उसके जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो सकता है, डीपोलराइज हो सकता है। इसलिए कोई मेजर साइन सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, पर किसी जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये सभी साइन सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम जो रिदम है उसको रेगुलर करने के लिए और इम्पल्सेज को रेगुलर प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट है जिसके लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो रहा है और कौन सा कंप्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए जो हार्ट रेट है उसको नॉर्मल करने के लिए, आउटपुट है उसको प्रॉपर करने के लिए, या लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको प्रॉपर डीपोलराइज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज। तो ये हमारा यही खत्म होता है और इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो हमने अभी देखा है कि लेफ्ट बंडल ब्रांच नीचे आके दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कौन कौन से, पोस्टीरियर फेसिकल और एंटीरियर फेसिकल। तो दोनों के अंदर अगर वो दोनों ब्रांच भी क्या हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमी ब्लॉक। अगर दोनों में से कोई सी भी एक ब्रांच क्या होती है, ब्लॉकेज होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमी ब्लॉक। तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हेमी ब्लॉकेज पढ़ेंगे। तब तक हाँ, आप जो श्याम पैरामेडिकल पर फ्री क्लासेज अपलोड हो रखी है उसका आनंद लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री श्याम।